बेसिकली डायरेक्टली मैकेनिक्स से कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज फोर्स exerted by photons। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ आना चाहिए। आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता हो। न्यूटन सेकंड लॉ होता है ना, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp over dt। अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए या अगर एवरेज फोर्स चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा p over डेल्टा d, मींस फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोटॉन्स कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सो अब इसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं, दो तरह की सरफेसेस होती हैं। एक वो सरफेस होती हैं जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एक वो सरफेसेस होती हैं जो फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे। दोनों के लिए फोर्सेस अलग अलग आती है। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक बॉल लूं और उसे वॉल पर मारूं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉल जाकर वॉल से चिपक जाएगी, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बॉल वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। यार एक मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लूं, बैटरी एक। तो जब हम न्यूटन सेकंड लॉ की भी प्रॉब्लम्स करते हैं, अगर बॉल और वॉल वाली भी आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो दो तरह की प्रॉब्लम्स होगी। एक वो होती है कि आपने एक बॉल ली, वॉल पे मारी और बॉल जाकर वॉल से स्टिक हो गई, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है बॉल वॉल को स्ट्राइक कर वापस आ जाएगी। दोनों में फोर्सेस अलग अलग होती है। फर्क ये है कि जब बॉल जाकर वॉल से चिपक जाएगी तो बॉल का फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, लेकिन बॉल जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो फाइनल मोमेंटम नॉन जीरो। तो उसी चीज को देखते हुए यहां पर हम दो केसेस लेंगे। एक हम सरफेस लेंगे विच इज एब्जॉर्बिंग सरफेस। एब्जॉर्बिंग सरफेस, अगर ऐसी सरफेस है जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर जाती है, सरफेस है, ये फोटॉन्स आते हैं, स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके रुक जाते हैं। तो फोटोन का जो इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम मैंने शायद कैलकुलेट करवाया था फोटोन्स का, जरा चेक करके बताओगे मुझे इनिशियल मोमेंटम कितना, फोटोन्स का मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या था। फोटोन्स का मोमेंटम आया था h by lambda, h nu by c। हाँ, h nu by c, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं h by lambda। ये एक्सप्रेशन हो सकता है मोमेंटम। तो ये इनिशियल मोमेंटम है फोटोन का। फाइनली फोटोन रेस्ट में आ गया तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, जीरो। सो दिस इज इनिशियल मोमेंटम, initial momentum, and this is final momentum। So अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू वन फोटोन, फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू वन फोटोन, जब एक फोटोन स्ट्राइक करेगा, एक सेकेंड में अगर एक फोटोन जा रहा है ना, 1 सेकेंड, एक फोटोन एक सेकेंड में एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो आप फोर्स ऐसे लिखोगे, इट्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, इट्स माइनस ऑफ दिस टर्म। माइनस सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तो फोर्स वो एक्ट होगी जो वॉल बॉल पर लगा रही होगी, ये सॉरी बॉल नहीं है, फोटोन है, जो फोर्स वॉल फोटोन पर अप्लाई करेगी वो प्लस साइन के साथ आएगी। मोमेंटम में चेंज आप फोटोन के ले रहे हो ना। अच्छा, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो मैं लिखता हूं फोर्स ऑन फोटोन बाय वॉल इन 1 सेकेंड, और एक 1 फोटोन के ऊपर, जब एक फोटोन स्ट्राइक करता है। इसको मैं ऐसे कह देता हूं, स्मॉल एफ ले लेते हैं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल 0, इनिशियल माइनस एच बाय लैम्डा, और टाइम आपने 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये आ गया माइनस एच बाय लैम्डा। ये आ गया माइनस एच बाय लैम्डा आ गया। अब इसमें अगर मैं कहता हूं नहीं, ये तो फोटोन पर एक्ट कर रही, मुझे बताइए वॉल पर क्या एक्ट कर रही है? माइनस ऑफ माइनस एच बाय लैम्डा। तो वॉल पर इतनी फोर्स एक्ट करी जब एक फोटोन स्ट्राइक करेगा। इफ यू हैव एन फोटोन्स, if n photons strike wall in 1 second, तो जो फोर्स होगी दैट्स n टाइम्स h बाय लैम्डा। अब नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना मैंने शायद सिखाया था आपको, p लैम्डा बाय hc लिखते थे, p पावर ऑफ सोर्स थी। सो ये नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा p लैम्डा बाय hc इंटू h बाय लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा और h से h गया, सो इट्स जस्ट पावर बाय c। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा इसकी, आपको तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन यूज करना है, फोर्स बाय सी। ये बेसिकली एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, ये आपके एंट्रेंसेस के लिए बहुत काम की चीज है। तो एंड अगर आप डेरिवेशन स्किप करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको यूज करना होगा। अच्छा, अब कुछ चीजें आप खुद प्रिडिक्ट कीजिए, मुझे बताइए अगर एब्जॉर्बिंग की जगह मैं आपसे कहता हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर मैं आपसे कहता हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो फोटोन्स ने, तो ही बस अभी लेता हूं मैं आपका डाउन, जिस मोमेंटम से स्ट्राइक किया, मान लीजिए पी से स्ट्राइक किया, तो जब ये रिबाउंड करेगा तो मोमेंटम माइनस पी हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं। दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। तो आप लिख सकते हो फोर्स में डबल का फर्क आ जाएगा, डबल फोर्स एक्ट करी होगी, तो फोर्स ऑन फोटोन्स ना, और फोर्स ऑन वॉल F is equal to 2p by c। तौहीद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये लॉ फोटोन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, फोटोन्स भी इसी को फॉलो करते हैं। जब आप फोटोन्स को अप्लाई करें तो फोटोन्स में भी फोर्स का ये एक्सप्रेशन आता है। सो 2p by c, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ इवन फोटोन्स के लिए भी वैलिड है। लिख लीजिए। इसे लिखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इतना हो जाए तो मुझे बताइए, इसे रब करेंगे।
ये सबने लिख लिया इतना? चलिए लिखिए लिखिए। जोहेब जब हो जाए तो बताइएगा मुझे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, आई मीन एक्शन रिएक्शन। जितनी फोर्स वॉल फोटॉन्स पर लगाएगी उतनी फोर्स फोटॉन्स वॉल पे लगाएगा ना, एक्शन रिएक्शन। चलिए लिखिए। नेक्स्ट देखिए, रेडिएशन प्रेशर। देखिए रेडिएशन प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं एब्जॉर्बिंग सरफेस ले लूं, अगर एक सरफेस है जो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देती है, तो आप लिखोगे कि रेडिएशन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एक्सप्रेशन था P बाई सी, एरिया से और डिवाइड कर दीजिए। P बाई सी हो जाता है इंटेंसिटी, तो I बाई सी, तो प्रेशर होगा I बाय सी ना। I is intensity of light, C is speed of light। एब्जॉर्बिंग सरफेस के बाद अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, pressure is force upon area, 2P by AC, 2I by C। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस ना तो 100% एब्जॉर्बिंग हो ना 100% रिफ्लेक्टिंग। लाइक जो लाइट आ रही है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर ले, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दे। सो इफ surface reflect as well as absorb, सो यहां पर हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, एब्जॉर्प्टेंस यूज करते हैं। ये एब्जॉर्प्टेंस आपको बताएगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और या फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब, कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, 1/3 हो रहे हैं, 1/4 हो रहे हैं, एब्जॉर्प्टेंस बताएगा। एक टर्म और यूज करेंगे, रिफ्लेक्टेंस, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी वो रिफ्लेक्टेंस बताएगा। अब आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो टोटल एनर्जी होगी या तो रिफ्लेक्ट होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस 1 होता है। सो इस केस में प्रेशर का एक्सप्रेशन आता है, दिस P इज प्रेशर। प्रेशर, तो यहां प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा I बाय सी 1 प्लस R। अब अगर आपकी बॉडी 100% रिफ्लेक्टिंग है तो R1 हो जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर 100% एब्जॉर्बिंग है दैट मींस R0 हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इन बिटवीन है तो आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो ये रेडिएशन प्रेशर है, इसे लिख लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल्स देखते हैं
और मुझे बताइए इसमें अगर कहीं अटक गए, कोई डाउट है? इतना लिख लो तो बताओ मुझे, न्यूमेरिकल्स करते हैं इसलिए। इतना हो जाए मुझे बताइए, न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके भाई, हुआ सबका? चलो जी, लिख लिया सबने? ठीक, नेक्स्ट देखिए। A plate of mass 10 gram is in equilibrium in air due to force exerted by light beam on the plate. Calculate power of the beam. Assume plate to be perfectly absorbing. अगर किसी को थोड़ा सा भी 11th का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद है तो ऐसी प्रॉब्लम्स मोमेंटम पर देता था कि ये प्लेट है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ वेट होगा जो नीचे एक्ट कर रहा है, कुछ फोर्स है जो ऊपर एक्ट कर रही है, कुछ फोर्स एक्ट कर रही है, कुछ ऊपर रेडिएशन एक्ट कर रही है, कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है। एफ इज द फोर्स ऑफ फोटोन। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? पावर कैलकुलेट करना है ताकि प्लेट बैलेंस्ड रहे। करिए जरा कैलकुलेट। ओके, वजाहत का कुछ आया आंसर? ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड है। प्रांजल कैलकुलेट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है।
तौहीद गड़बड़ है, वजाहत अस्का का ठीक है, तौहीद गड़बड़ है, चेक करो, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया शायद आपने। हाँ श्वेता का सही। तो देखिए आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना, जो भी फोर्स एक्सर्ट होगी दैट शुड बी इक्वल टू वेट। फोर्स को आप लिख सकते हैं पावर बाय सी इज इक्वल टू वेट। हाँ अब सही है तौहीद, इट्स एम जी मल्टीप्लाइड बाय सी। So power is m, that's 10 into 10 raised to the power minus 3. G is 10, C is 3 into 10 raised to the power 8. तो ये आ गया 3 into 10 raised to the power 7 watt। तो बीम की इतने वॉट की पावर होनी चाहिए। तो आपने जो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करे होंगे क्लास 11th में, उसी में ना ये फोटोन बीम वाली चीजें ऐड हो जाती। बस फोर्स चाहिए ना, आपने टेंशन जानते थे, आप नॉर्मल रिएक्शन जानते थे, फ्रिक्शन था, एक फोर्स और ऐड हुई। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम से कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपको फोर्स ही तो चाहिए एफबीडी बनाने के लिए, आपको एक फोर्स मिल गई। चलिए इसको यहीं छोड़ेंगे, इसके बाद हम तो ये रीजन है ना, देखो एक जगह मोमेंट, बस फोटोन स्ट्राइक कर कर आ गया, एक बार फोर्स लगाई, अब एक जगह स्ट्राइक कर कर फिर वापस भी आ रहा है, तो एक बार तो जाने में फोर्स लगाई होगी, एक बार जब आ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया होगा, दो बार फोर्स लग गई ना, डबल। एक तो ये है कि मैंने वॉल को ऐसे स्ट्राइक करा, एक बार फोर्स लगा, एक बार करके मैं हटा रहा हूं, तो जब मैं हटा रहा हूं तभी तो मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, तभी तो मैं पीछे आ रहा हूं, दो बार फोर्स। चलिए तो ये जो मैंने पोर्शन आपको अभी तक कराया लास्ट क्लास में पूरा और अब तक का लेक्चर, ये एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन हाँ आपके एंट्रेंसेस के लिए काम की चीज थी ये पूरा। तो कुछ ऑथर्स इसी को ईएम वेव से कनेक्ट कर देते हैं, ईएम वेव्स में इतनी डिटेल नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने कहा था जब मैं ईएम वेव्स करा रहा था कि इसका कुछ पोर्शन मैं मॉडर्न फिजिक्स में कराऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो स्टार्ट होता है दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस एक 3 मार्कर क्वेश्चन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दो टॉपिक्स है मेजर आपके पास, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए आपको वर्क फंक्शन समझ में आना चाहिए, व्हाट इज वर्क फंक्शन। आप सबकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है तो वर्क फंक्शन समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to eject electrons from top surface of the metal। अगर एक मेटल है उसकी टॉप सरफेस से, ये मेटल की टॉप सरफेस, इससे आपको इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। एनर्जी क्यों देनी होगी, अगर आप जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो अगर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से। अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ एनर्जी देनी होगी, अलग अलग ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग एनर्जीज होती हैं। जब मैं वर्क फंक्शन कह रहा हूं तो सिर्फ मैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं जो मेटल की टॉप सरफेस पर होगी। अंदर जाहिर सी बात है ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं वर्क फंक्शन को फाई या फाई नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा थ्रू आउट, और हम प्रिफर करेंगे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करें। ऐसा यूनिट नहीं है बट प्रिफर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करें, जूल्स में बहुत ही छोटा हो जाएगा। So minimum energy required to eject electrons from top surface of metal is work function.
वर्क फंक्शन के बाद नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। सो अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो अगर आपने एनर्जी दे दी विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कई तरह के हो सकते हैं। वो एनर्जी आप कई तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एनर्जी आप हीट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एनर्जी आप लाइट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एनर्जी आप दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द मेथड of providing that energy, आपका जो एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कैन बी, अब ये कई तरह के ना एमिशंस हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है फर्स्ट एमिशन होगा, इसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अमन अभी आपके डाउट्स पर आ रहा हूं। थर्मियोनिक एमिशन, थर्मोनिक एमिशन का मतलब है एमिशन यूजिंग थर्मल एनर्जी। अगर आप हीट एनर्जी यूज कर कर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देते हैं तो उसे थर्मियोनिक एमिशन। मैं अभी आ रहा हूँ शाकिर, मैं अभी आ रहा हूँ लास्ट स्लाइड पे, बस मैं इसको खत्म कर दूं। थर्मियोनिक एमिशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। अभी पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, बस मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं, फिर आप लिखते रहिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एमिशन यूजिंग लाइट एनर्जी। थर्ड, सेकेंडरी एमिशन। सादी अभी आता हूं आपके डाउट्स पर। सेकेंडरी एमिशन मीन्स एमिशन using fast moving electrons. और कई तरह के एमिशंस हो सकते हैं। फील्ड एमिशन हो सकता है। फील्ड एमिशन इज एमिशन यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चार तरह के एमिशन हैं, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ना है। अच्छा, अब आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि एनर्जी जो होगी, जैसे अमन का भी यही क्वेश्चन है, सादिया का भी यही क्वेश्चन है, कि एनर्जी जो एमिट करनी है वो एनर्जी एग्जैक्ट जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो वर्क फंक्शन के एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड है बाय एन एनर्जी ऑफ -3 इलेक्ट्रॉन, दैट्स द वर्क फंक्शन। आप प्रोवाइड कीजिए बाहर से एनर्जी +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेट एनर्जी कितनी? 0। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होने का मतलब है फ्री हो गया। वो एक अलग बात है कि ये अब फ्री होकर उसी जगह रह जाएगा, अब ये एटम का पार्ट नहीं है। लाइक मेटल में अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन था और मैंने एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब फ्री होकर इलेक्ट्रॉन यहीं रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा। अब मेटल में नहीं है, बाहर आ गया। लेकिन मूव तब करेगा जब आप थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दो।
सो इन प्रिंसिपल फ्री करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी दीजिए, फ्री हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि निकल कर बाहर आ जाए तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी देंगे, तो एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा एनर्जी देते ताकि किसी काइनेटिक एनर्जी से बाहर आए। अब लिख लीजिए इसे, फिर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जरा डिटेल करें। मैं लिख दिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड पर आए। चलिए लिखिए। चलिए ये भी लिख लिया। अब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लिखिए। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, देखिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस। सो इलेक्ट्रॉन्स emit due to collision of electrons and photons of sufficient energy। अब देखेंगे सफिशिएंट टर्म का एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो सफिशिएंट से आप समझ रहे होंगे कि एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो या ज्यादा हो, कम से कम इक्वल हो। दूसरा, यहां देखो मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं दैट्स कोलिजन। कोलिजन वेव्स में नहीं हो सकता, कोलिजन तो पार्टिकल्स में होगा। तो ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट शो करता है। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, it shows particle characteristic of light। जिस तरह से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन लाइट का वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दैट लाइट इज अ वेव। बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो ये शो कर रहा था कि लाइट इज एक्चुअली अ वेव, क्योंकि वहां सुपरपोजिशन हो रहा था। ऐसे ही ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इस चीज का कि लाइट में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तभी कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में। तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन समझने के लिए मैं छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट है,
जो कुछ भी आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में करेंगे वो सब इस एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा। जो भी मैं इस एग्जाम्पल में लिख रहा हूं आगे उन्हीं चीज को इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है या ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। अगर ये एग्जाम्पल्स मिस हुए तो फिर मैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं सिखा सकता आपको। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का जो वर्क फंक्शन है दैट वर्क, अच्छा मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे जगह कम पड़ जाएगी। अभी लिख लीजिएगा, मैं इसको करा दूं फिर लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया, आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, बस इसी एग्जाम्पल के लिए इक्वेशंस लिखनी होगी। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस बाहर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। एक फोटोन आया, फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बहुत क्लियर है कि फोटोन की एनर्जी, ये फोटोन का सिंबल होता है, वर्क फंक्शन से कम है, लेस देन 5 वर्क फंक्शन से कम। दैट मींस नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर यही जो फोटोन आ रहा है, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह इसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली, सो योर E इज इक्वल टू 5 नॉट, बिल्कुल फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को ना मैं PeE लिख रहा हूं, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, बिल्कुल होगा। बट इलेक्ट्रॉन्स जितनी एनर्जी आपने दी उतनी सिर्फ ये है कि फ्री कर दे, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली 0। इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाए। अभी आ गया फोटोन। मैं आपसे कहता हूं उस फोटोन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो E इज ग्रेटर देन 5 नॉट। बहुत मजे से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। इनफैक्ट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बचेगी। सो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो भी जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन्स की इज इक्वल टू E माइनस 5 नॉट, 3 माइनस 2 इज 1 इलेक्ट्रॉन। इसी इक्वेशन को जो मैं लिख रहा हूं ना, इसे यही एक इक्वेशन है इस पूरे चैप्टर में, जिसे कहते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। ये बताइए इन फर्स्ट 3 केसेस में कहीं कोई परेशानी? ये नहीं आया तो फिर ना इक्वेशन समझा पाऊंगा ना मैं ग्राफ समझा पाऊंगा। अच्छा अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूं, लाइट सोर्स की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी? बताइए जरा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं लाइट सोर्स की या इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं? यस, फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी गलत आंसर आया था, किसी एक का, फायका का आया था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एनर्जी नहीं डिसाइड करती, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स डिसाइड करती। तो एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और इंटेंसिटी पर क्या डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बेसिकली इसी को तो इंटेंसिटी कहते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, ये इंटेंसिटी है बीम।
तो जहां मैं कह रहा हूं कि मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूं, देखो मैंने फोटोन तो एक ही है, एक ही तो फोटोन है, एनर्जी तो बढ़ाई है यहां से यहां तक, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। लाइक पहले रेड यूज कर रहा था, मैं ग्रीन पर आ गया, फिर मैं ब्लू पर आ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा। अब मैं काम करता हूं, अब मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देता हूं, एनर्जी और बढ़ जाएगी। मैं इसकी एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, 5 नॉट वही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा 4 है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है, यहां तो कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करा सकता है। देखकर लगता है अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो मजे से 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक फोटोन एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर सकता है। इट्स अ वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कोलिजन। एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड नहीं कर सकता, 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड नहीं कर सकते। इट्स अ वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कोलिजन। तो एनर्जी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराएगा, सारी एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 4 माइनस 2 इज 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पर कहीं लिख देता हूं 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इससे ज्यादा नहीं। 2 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 1 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया 4th पॉइंट। पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां 5 केसेस लिखूंगा मैं, उसमें हो जाएगा। चलो कोई डाउट नहीं। अब ये देखिए, हमारा देखिए यहां पर एक फोटोन लिया मैंने जिसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई वर्क फंक्शन का तो डबल है ना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे दे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे दे, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रीजन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन के साथ कोलाइड कर सकता है, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कोलिजन। तो इस फोटोन में कितनी भी एनर्जी हो, 4 की जगह 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो, एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, बाकी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में चली जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फोटोन के पास बहुत एनर्जी थी तो उसने 4-5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दी, एक ही कराएगा, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। इसी को मैं लिख रहा हूं 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कोलिजन। हाँ जी इब्राहिम आया जी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा, एक ही बाहर आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं 2 फोटोन लेकर आता हूं, इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखकर ये लिखता है जी सनाउल, ये हर केस में होगा, हर केस में यही हो रहा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, एक फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं भी बाहर नहीं आ रहे। ठीक है सनाउल। अब यहां 2 फोटोन लिए मैंने, ये 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहे हैं। परेशानी यह है यहां कि एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों की मिलकर तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। फिर वही परेशानी, एक बार में एक ही फोटोन कोलाइड कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। रीजन यही है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन कोलिजन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाता चला जाऊं, एनर्जी कम हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आते हैं। देखो जब मैंने एनर्जी बढ़ाई यहां से यहां तक, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं एनर्जी, फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं, सबको बढ़ती हुई दिख रही है, सबको दिख रहा है कि एनर्जी बढ़ती चली जा रही है।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी। तो यहां से आप एक कंक्लूजन ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं कि ओके, इंसिडेंट रेडिएशन की अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े? नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन पहले भी इजेक्ट हो रहा था, हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मैं एनर्जी 400 भी ले लूं, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन से दो फोटोन कोलाइड करें, शायद ऐसा हो ही नहीं सकता। कोलिजन के लिए एक चीज होती है, क्रॉस सेक्शन कहते हैं उसे। अब क्रॉस सेक्शन क्लासिकल मैकेनिक्स का टर्म नहीं है तो मैं नहीं सिखा सकता। क्रॉस सेक्शन है ही इतना कि एक बार में एक कोलाइड करे, दो के साथ नहीं कर सकते, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। सो यहां मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट देखिए आप लोगों के समझ में आता है। ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इसी स्टेटमेंट पे मैं आगे की इक्वेशंस लिखूंगा और ग्राफ प्लॉट करूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, frequency of incident radiation frequency of incident radiation का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन्स। इस एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये इंक्रीमेंट भी लीनियर होगा। तो आप ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, द ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। बट ना, लीनियरली मत लिखो यार, इसमें कई केसेस और लिखो। But number of emitted electrons will not change. अब इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स करंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, मूव कर जाएंगे तो करंट आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स करंट इंक्रीज नहीं होगा। दिस सिंपली मीन्स दैट करंट नॉट इंक्रीज। एक ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, करंट नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा। अब एक चीज और देखिएगा यार, अगर मैं दो दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन बढ़ा दूं या तीन तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के चार फोटोन ले लिए, ये भी तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी तीन, चार ले लिए, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, क्या लगता है आपको? अरे बता दो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे? हाँ जी, चार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी आएगी 3 + 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। चार इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाया ना मैंने। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का क्या मतलब है? अच्छा, सॉरी, जी 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 जी, मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। हाँ, तो चार इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं, दैट मीन्स मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा रहा हूं। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चार करो या एक करो, काइनेटिक एनर्जी तो हर इलेक्ट्रॉन की उतनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट बढ़ गया। तो देखो जरा नेक्स्ट कंक्लूजन, ये कंक्लूजन समझ में आ गया तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ऑन इंक्रीजिंग intensity
of incident radiation means number of photons. Kinetic energy of electrons increases. सही है? तुम सो रहे हो? सही है? दो बच्चे जागते रहते हैं बस, बाकी मैं कहीं गड़बड़ कर दूं ना, एक दो के अलावा जागते नहीं। चलो हाँ, on increasing intensity of incident radiation, number of ejected electrons will increase. Number of ejected electrons increase करने का मतलब है photoelectric current will increase. फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं तुमसे कहूं इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं, स्ट्रेट लाइन रह जाएगा, बट इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ तो लीनियर जाएगा। क्या बताइए मुझे परेशानी किसी चीज में? दिस इज एंटायर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। बस यही जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, कभी स्टेटमेंट्स आपको ग्राफ से पढ़ाए जाएंगे, कभी इक्वेशंस बना के पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगर इतना आ गया आपको तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। बताइए भाई, हुआ? इंक्रीजेस इन वेलोसिटी से करंट क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा? रीजन ये इसका कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होता नहीं है ना, प्रैक्टिकली हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, सब कोलाइड करेंगे, तो वो सब एक एवरेज वेलोसिटी से ही जाते हैं, जस्ट लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग थी, बट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ भी यही होगा, सब कोलाइड कर आके जो भी सिस्टम जा रहा होगा वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से जा रहा होगा, जो काइनेटिक एनर्जी इसके आसपास होगी। अमन का सिलिकॉन लगा के फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी सोलर पैनल। जी अमन, सोलर पैनल में यही होता है। उस्मा, अगर इंटेंसिटी अलग होगी तो करंट अलग अलग होगा। मींस आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा रही है, बढ़ाने का मतलब यही है ना कि आप अलग अलग, बस अभी आ रहा हूँ रेबर में, डिस्कस कर लूँ फिर आता हूँ। इंटेंसिटी बढ़ा रही है, दैट मींस आप अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डाल रही है, तो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। मतलब आपने पहले मान लीजिए 1 लाख फोटॉन्स डाले, 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। आपने कहा 2 लाख इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स डाले, 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, वजाहत हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जी वजाहत, वही चीज मैं इसका को समझा रहा था कि कोलिजन भी होगा, अभी डिस्कस करेंगे जब मैं काइनेटिक एनर्जी पर आऊंगा ना, तो मैक्सिमम और मिनिमम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस्मा, काइनेटिक एनर्जी पर भी इफेक्ट होगा? नहीं उस्मा, काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने एक बल्ब लिया रेड कलर का, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, अब उस बल्ब को आप 100 वाट का रखो या 1000 वाट का रखो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलते चले जाएंगे। देखिए जैसे यहां देखिए आपसे, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन इजेक्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 4 फोटोन इंसिडेंट कर दिए। अब भी देखो, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो 1 ही है, 4 इलेक्ट हुए लेकिन एक की तो 1, काइनेटिक एनर्जी परफेक्ट नहीं पड़ती। चलिए अब इसको लिखना शुरू करिए और मुझे बताते जाइए, मैं स्लाइड चेंज करता चला जाऊंगा, फिर इन्हीं चीजों को ग्राफिकली इक्वेशंस के थ्रू सब पढ़ना शुरू करिए। जब ये लिख लीजिए इतना तो मुझे बताइए, स्लाइड चेंज कर।
चलिए ये लिख लिया, इससे लिख लीजिए। लिखिए अर्षद। हो गया अर्षद? इसमें तो कुछ ना लिखा ही नहीं था। इलास्टिक है अमन, इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्व्ड। फिर जब आप लिख लें तो बताइएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं। जी अमीन, अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग होता है। हाँ जी, नहीं रब कर रहा, लिखिए लिखिए। फिर लिख लिया आप लोगों ने? चलिए इसको लिख लीजिए।
मैं इतना लिख लें, मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। लिखिए जोएब, लिखिए लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको स्टडी करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप समझ चुके होगी, फोटॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। आपको एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है, वही जो मैंने आपको करके दिखाया था, वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आ जाएगा। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि आपने एक ग्लास ट्यूब लिया, इस ट्यूब में वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, कोई गैस नहीं है, परफेक्ट वैक्यूम। दिस ट्यूब इज बेसिकली एन इवैक्यूएटेड ट्यूब, कुछ नहीं है इसके अंदर, परफेक्ट वैक्यूम। यहां आपने एक पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट ली और एक ये प्लेट ली, और यहाँ आपने एक रियोस्टेट लिया। रियोस्टेट आप लोग जानते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, जस्ट वोल्टेज वेरी करने के लिए ये सेल लगा दिया। अब ये सेल की पोलैरिटी मैं फ्लिप कर सकता हूं, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा, इसे ऐसे लेकर रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ एक एमीटर लगा दिया, मिली एमीटर, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया, जस्ट टू मेजर वोल्टेज। करंट फ्लो करेगा ना। अब आप, बहुत सीधी सी बात है भाई, इन दोनों में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्लास लगाते हैं, एक ग्लास सरफेस लगा दिया आपने, जहां से फोटॉन्स आ सकते हैं। है तो अब भी वैक्यूम, लेकिन लाइट आ रही है, फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे। अब क्या होगा, फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और सिंपल सेटअप, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, इस प्लेट तक, इलेक्ट्रॉन्स प्लेट तक पहुंच गए, सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट आना चाहिए, वो करंट आपको इस एमीटर में दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा मतलब इन फोटॉन्स के डालने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुएंगे, जो आपको करंट आ गया। अगर आप इस बैटरी का पोटेंशियल जीरो भी कर दें, तब भी कुछ ना कुछ करंट आएगा, क्योंकि करंट तो इन इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने की वजह से आ रहा है। और आप पोटेंशियल वेरी करोगे तो जाहिर सी बात है, करंट पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये पोटेंशियल जरूरी नहीं है फोटोइलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसे मैं हटा दूं यहाँ से, ऐसे शॉर्ट कर दूं इसे, तब भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। ये तो हमने लगाया है आगे का सेटअप स्टडी करने के लिए, कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उन सबको स्टडी करने के लिए लगा दिया। अदरवाइज फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो बिना इस वोल्टेज सेल के भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए और करंट आ जाएगा। ये सिंपल सा सेटअप है। तो ये बेसिकली जो करंट स्टडी करेगा, उस करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
अब एनसीईआरटी ने बड़ी लंबी चौड़ी लाइनें लिखी हुई है इसके अंदर की फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा, इंटेंसिटी के साथ वेरी करेगा। तुम जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि करंट का फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट का इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से दो ग्राफ प्लॉट करवा लेता है। वो कहता है अच्छा एक काम करो, एक तो मुझे एक्स एक्सिस पर ले लो फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पर ले लो फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पर ले लो करंट। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करो। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस पर ली मैंने इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पर लिया करंट। तो ये भी आप जानते हैं भाई, करंट चेंज, इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो करंट बढ़ेगा। ये मिली एम्पियर में आ गया। बताइए कोई परेशानी इसमें? यहां भी मिली एम्पियर लिख दीजिए यूनिट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो गया भाई, लिखिए इतना लिखिए, फिर देखेंगे पोटेंशियल के साथ ये करंट कैसे वेरी करता है। भाई आप लोग लिख लो तो बताओ मुझे, इसको फिर रब करते हैं। सब लिख चुके हैं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब आपको देखना है ये जो बैटरी लगाई थी ना, अच्छा लिखिए लिखिए, तबस्सुम लिखिए। अब ये जो बैटरी लगाई है, आपको देखना है इस बैटरी का पोटेंशियल इस करंट को कैसे अफेक्ट करेगा। so, effect of potential on photoelectric effect and concept of potential, stopping potential. Stopping potential. इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कहेंगे। इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो जस्ट नेक्स्ट